हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, अपवर्तन के नियम, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा उसके उपयोग, और अंत में पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात वह अपना रास्ता बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। अब बात करते हैं कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है तो पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। अर्थात यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। या यूं कहें कि यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम है, यदि आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R से कम है तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल कहलाता है। अर्थात यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल कह सकते हैं। या आसान भाषा में यह समझ सकते हैं कि यदि जिधर का कोण कम है वो माध्यम सघन है और जिधर का कोण अधिक है वो माध्यम विरल है। चाहे इधर देख लीजिए, ये कोण कम है तो माध्यम सघन, ये कोण अधिक है तो ये वाला माध्यम विरल होता है। सघन और विरल माध्यम के लिए आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए आप अपने शहर के अंदर एक खुले रोड से प्रवेश करते हैं तो जहाँ खुला रोड था, भीड़ भाड़ नहीं थी, वहाँ पर आपकी वाहन की स्पीड अधिक होती है और जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपके वाहन की स्पीड यानी कि चाल घट जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो खुला स्थान है जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है वो माध्यम विरल है, अर्थात विरल माध्यम में चाल अधिक है, और भीड़ भाड़ वाला इलाका उसे सघन माध्यम मान सकते हैं और सघन माध्यम में आपकी चाल घट जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या हुआ कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा यही था कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। तो पहला नियम यह है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसे कि हमने परावर्तन के अंदर भी पढ़ा था, ये वहां पर भी एक ही तल की बात करी थी पहले नियम के अंदर। दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम इसे बोलते हैं। जो आपतन कोण I है उसकी साइन, हिंदी में कहते हैं साइन को जया, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं या 1 and 2 से प्रदर्शित करते हैं और यह कहलाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि चालों का अनुपात। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल, तो चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक होता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक n कहलाता है। लेकिन चाल का एक नया सूत्र और भी होता है कि v = न्यू लैम्डा। v मतलब चाल, लैम्डा मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अर्थात तरंग की लंबाई, और न्यू यानी कि आवृत्ति। अब आवृत्ति को 3 तरह से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित भी करते हैं और f से प्रदर्शित भी करते हैं और n से प्रदर्शित भी करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको आवृत्ति को न्यू मान लिया है। एक और विचित्र बात है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाएगी, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य, तो चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हमें sin I/sin R = 1 and 2 यानी कि V1/V2, और V का सूत्र क्या बताया मैंने, न्यू लैम्डा। तो न्यू पहले माध्यम में, लैम्डा 1 पहले माध्यम में, और दोनों माध्यम में आवृत्ति समान है तो ये आवृत्ति कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा 1/λ2। तो अब पूरा सूत्र ये निकल कर आ गया कि sin I/sin R = 1 and 2 या V1/V2 या लैम्डा 1/λ2। एक ध्यान देने की बात यह है कि अगर पहला माध्यम वायु है या निर्वात है तब क्या होगा। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 and 2, इसको हम सिंपली n कहते हैं। तो यदि ये लिखा हुआ है किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है मान लो, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह अपवर्तनांक 1 and 2 यानी पहला माध्यम तो वायु है और दूसरा माध्यम वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि 1 and 2 का मतलब यहाँ पर आ गया पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल VA, ए मतलब एयर, तो एयर में प्रकाश की चाल, और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल हमने मान ली V2। तो वायु या निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल V2 है। इस C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये फिक्स है। यानी कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो सूत्र क्या है हमारे पास में, N = C/V2। तो V2 का मान कितना निकल कर आ गया, इसके यहाँ पर गुना कर दो, N को नीचे ले जाओ, तो V2 = C/N, ये सूत्र निकल कर आया। तो अब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम प्रकाश की चाल का सूत्र हो जाएगा V = C/N, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल को उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग कर देंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल V निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से सूत्र हम λ1 और λ2 का भी निकाल सकते हैं। तो किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा λ0/n। λ0 है निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और n है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें हम तरंगदैर्घ्य निकालना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो यदि पहला माध्यम वायु है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला माध्यम क्या है, वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। यहाँ पर तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो सूत्र क्या बनेगा, C/ANG, जो पहला बताया था उसी से बना है सूत्र, जो बताया था V = C/N, उसी से सूत्र बन गया V = C/N। अब N यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया गया है, वायु के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसीलिए हम इसी प्रकार से हम जल का अपवर्तनांक भी ले सकते हैं। तो अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर सिंपली लिखा हुआ है कि जल का अपवर्तनांक ये है तो इसका मतलब भी ANW अर्थात पहला माध्यम वायु ही माना जाएगा। तो जल में प्रकाश की चाल का सूत्र क्या बन गया, C/ANW, यानी कि ANW मतलब N, सिंपल, तो C/N हो गया। अब हम बात करते हैं सापेक्ष मतलब क्या होता है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है तो इन चालों का अनुपात ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह है माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात। अब हम बात करते हैं कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम पहला माध्यम यानी कि 1, सघन माध्यम दूसरा माध्यम यानी कि 2, यानी कि 1 and 2, तो सूत्र क्या होता है, n का जो पहला नंबर है 1 ये ऊपर लिखा जाएगा V1, दूसरा नंबर जो है 2 ये नीचे लिखा जाएगा V2। तो 1 and 2 यानी कि इसको हम सिंपली n लिख सकते हैं V1/V2। अब यदि उल्टा हो जाए कि प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो विरल माध्यम का नंबर हमने 1 मान रखा है, सघन माध्यम का नंबर हमने 2 मान रखा है, तो उल्टा हो गया यहाँ पर 2 and 1। तो इसका 2 जो है ये ऊपर आएगा यानी कि V2 और बाद वाली चीज नीचे आएगी यानी कि V1। या यूं भी कह सकते हैं कि ये इसकी पूंछ है और ये इसका मुंह है, तो यहाँ पर पूंछ उठा दी तो ऊपर वाला नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। तो हमने सूत्र देखा कि 2 and 1 = V2/V1। तो यहाँ पर हमने देखा 1/n अर्थात जो पहला अपवर्तनांक था उसका उल्टा हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्रांतिक कोण की। तो यहां पर समझते हैं हम कि क्रांतिक कोण क्या है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो पहला माध्यम क्या है, सघन, और दूसरा माध्यम क्या है, विरल। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो क्या होगा। तो इसे प्रैक्टिकल के द्वारा समझिए कि मान लीजिए ये आने वाली किरण थी और ये अपवर्तित किरण थी। यदि जो आपतन कोण आई है उसका मान थोड़ा बढ़ा दें हम तो R का मान भी बढ़ जाता है। यदि और बढ़ा दें तो R का मान और बढ़ जाएगा, यदि और बढ़ाएं I का मान तो और बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब I का मान और बढ़ाने पर R का मान 90 अंश हो जाएगा। तो यदि I का मान इतना बढ़ा दें कि R का मान 90 अंश हो जाए तो इस I को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वह आपतन कोण I जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश होता है उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण IC कहते हैं।
अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं कि यदि आपतन कोण I का मान और बढ़ा दें, और बढ़ा दिया हमने, यानी कि आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से अधिक कर दिया, तो अब क्या हुआ कि जो अपवर्तित किरण थी ये अपने ही माध्यम में वापस लौटेगी। और कैसे लौटेगी? परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो अपवर्तित किरण अपने ही माध्यम में परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर समझिए बात जरा, हमने सूत्र पढ़ा था sin I अपॉन sin R, लेकिन ये सूत्र कब था? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। तो सूत्र ये था कि sin I अपॉन sin R इजिकल टू n, और ये n क्या था? ये था 1n2, और पहला माध्यम क्या लिया गया था? एयर या विरल, और दूसरा माध्यम लिया गया था सघन। लेकिन यहाँ पर क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो n हो जाएगा उल्टा। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो sin I अपॉन sin R का सूत्र बनेगा 1 अपॉन n। अब क्रांतिक कोण वाली कंडीशन क्या है कि यदि I का मान IC मान लिया जाए तो R का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो sin I यानी कि IC, sin R यानी कि 90 अंश, और sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए sin IC अपॉन 1 यानी कि 1 अपॉन n आ गया। तो sin IC का सूत्र निकल कर आया 1 अपॉन n, या IC इजिकल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन n। अब हम बात करते हैं, कुछ माध्यम हैं जिनके क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक ज्ञात है। जैसे अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो सघन माध्यम कांच, विरल माध्यम वायु, तो सघन से विरल में जाती है। लेकिन जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 1.3, और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 9/8, और निर्वात का अपवर्तनांक माना जाता है 1, वायु का अपवर्तनांक 1.0003, और हीरे का अपवर्तनांक माना जाता है 2.42, और टाइटेनिक ऑक्साइड का अपवर्तनांक माना जाता है 2.9। अब इनके लिए क्रांतिक कोण, मतलब कहने का यह है कि क्रांतिक कोण जो कांच है, कांच का क्रांतिक कोण जो 42 अंश है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाए तो क्रांतिक कोण जो है 42 अंश होगा। इसी प्रकार से अगर प्रकाश की किरण जो है जल से वायु में जाए तो क्रांतिक कोण होगा 49 अंश। अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में जाए तो कांच क्या है? सघन माध्यम है, और जल क्या है? विरल माध्यम है, तो क्रांतिक कोण होगा 63 अंश। और निर्वात के लिए क्रांतिक कोण माना जाता है 90 अंश, वायु के लिए भी 90 अंश के करीब मानते हैं, और हीरे के लिए 24 अंश, और सबसे आगे माना जाता है 20 अंश जो होता है वो होता है टाइटेनिक ऑक्साइड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।